पाया था इसको। वह नैतिक निर्णय जो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी हो। उपयोगी, अब यह आपके विवेक पर डिपेंड करता है, विवेक पर डिपेंड करता है। उपयोगी हो उसे ही कहा जाता है उपयोगितावाद, नाम से ही इसे उपयोगितावाद कहा जाता है। और अच्छा या बुरा होने की परिभाषा भी यही देते हैं, जो समाज के लिए उपयोगी है उसे वह अच्छा करते हैं, और जो समाज के लिए अनुपयोगी है उसे क्या करते हैं, बुरा करते हैं। तो उपयोगी और अनुपयोगी होना ही इनके लिए शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा का मानक है। इसको अलग से लिखिएगा, ठीक है ना। उपयोगी और अलग से लिखिएगा कि उपयोगी तथा अनुपयोगी होना ही इनकी विचारधारा के अनुसार, ऐसे लिखेगा, इनकी विचारधारा के अनुसार शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ठीक है, कर्तव्य अकर्तव्य, जितने भी नैतिक वर्ड शब्द हैं मैंने आपको लिखाया था, जितने भी नैतिक शब्द होते हैं का मानक है, का मानक है। यानी एक स्टैंडर्ड पॉइंट खींचते हैं कि कोई अगर समाज के लिए उपयोगी है तो वह शुभ भी है, अच्छा भी है, ठीक है ना। वह उसका कर्तव्य भी है, जो अच्छा होगा वो शुभ होगा, वही उसका कर्तव्य होगा। तीनों चीजों को मैं लिख दिया। और जो उपयोगी नहीं है वह क्या हो जाएगा, वह अशुभ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, वह उसका कर्तव्य नहीं है या अकर्तव्य। ये अपनी थ्योरी है, समझ में आ रहा है बेटा। ऐसा जिस निर्णय, 4 निर्णय अगर वो करना है कि एक जगह दंगा हो गया है, एक जगह उसकी पत्नी बीमार है, एक जगह प्रधानमंत्री आ गए हैं, या कोई भी एक सिचुएशन और भी कुछ उसके सामने आ गई, अब वो चारों सिचुएशन को जज करेगा, देखेगा कि किस डिसीजन से लोगों का ज़्यादा भला हो सकता है। लेकिन जब भला देखेगा तो नुकसान में देखेगा कि नुकसान कम से कम हो, लेकिन नुकसान की तरफ ध्यान नहीं इसका है, ध्यान रखिएगा। उपयोगितावाद की बहुत बड़ी कमी है कि जो लोग नुकसान में जाएंगे उसका क्या करोगे आप। तो जो अच्छा प्रशासक होता है वह उपयोगितावाद सिद्धांत को तो अप्लाई करता है कि जो लोगों का भला हो, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे जो 3 डिसीजन होंगे, इन 3 डिसीजन का क्या करोगे आप। तो उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमी है कि जो उपयोगी है उसे अच्छा मानता है, जो अनुपयोगी नहीं, जो समाज का बहुत सा वर्ग जिसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो कहता कि हमारा नुकसान, तो वो उपयोगी तो नहीं मानेगा ना। तो जो अनुपयोगी, जो समाज का बहुत बड़ा वर्ग जिसे उपयोगिता का लाभ नहीं मिलता है, उसके प्रति भी एक प्रशासक की या निर्णय लेने वाले की जिम्मेदारी बनती है। दोनों देखना पड़ेगा आपको, यही एक जो है, तभी आप बैलेंस करोगे। लेकिन आपको एक डिसीजन तो लेना ही लेना पड़ेगा ना, और डिसीजन जब लोगे जिसमें कि 80% लोगों का फायदा है तो उस दृष्टिकोण से ही लेना पड़ेगा। मेजॉरिटी हो गई, बहुमत हो गया, वेलफेयर देखना पड़ेगा, लेकिन 20% कहाँ चले जाएंगे, 20% को तो लाभ नहीं मिला ना, तो 20% का क्यों लाभ नहीं मिला उसको भी देखना आपकी जिम्मेदारी। आगे की जो थ्योरी है उस पर ध्यान देती है, कहती कि नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो जिनको लाभ नहीं मिल पाया उन पर भी ध्यान रखना, उनके जो मिनिमम अधिकार जितना हो सकते हैं उसके भी रक्षा करना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। कि जो अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो 100%, तो कम से कम 80% तो करो। ये दोनों लेके चलने की बात यहाँ पे होती है, लेकिन उपयोगितावाद इसको अंडर एस्टिमेट कर देता है। उपयोगितावाद में ये क्वेश्चन सर इसको जरा सॉल्व कर दो। वो जो मैं बता रहा था ना, ट्रेन वाला, 2 ट्रैक हैं और एक पे वो उपयोगितावाद का काफी बेटर है, वो सच में बहुत डिफिकल्ट लगता है। देखो यहाँ पर उपयोगिता का मतलब सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, पर लेकिन अब ट्रेन का एक अलग एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल नहीं है, वो क्वेश्चन ही है। 2 ट्रैक हैं रेलवे के और एक पे 10, जो अनुपयोगी है उस पर एक बच्चा खेल रहा है और जो उपयोगी है उस पर 10 बच्चे खेल रहे हैं, जबकि पता है कि इस पे ट्रेन आती है। अगर आप अधिकारी हो तो कौन सा निर्णय लोगे, ट्रेन आ रही है? बुझनिया नहीं है, ठीक से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए देख ले इसको, बात देखिए, पहले कोर्स को तो देखा जाए, ऐसे क्वेश्चन पहले बाद में देखा जाएगा।
इस पर डिस्कशन भी होगा बकायदे इसी तरह। ठीक है, अब आगे लिखिए मेटा एथिक्स, अधिनीति शास्त्र। मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स ये इसकी शाखा है, एथिक्स की शाखा है, इसे कहा जाता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स मेटा एथिक्स इसे कहा जाता है अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्र देखिए, पहले लिखिएगा मेटा का अर्थ है, मेटा का अर्थ है, मेटा का अर्थ है के बाद या से परे। मेटा का अर्थ है के बाद या से परे। अब इसमें जोड़ेंगे तो दोनों मिला क्या हो जाएगा, यानी एथिक्स के बाद या एथिक्स के परे। दूर नहीं है, परे का मतलब अब परमात्मा है, ईश्वर से दूरी है ना, तो यहाँ परे की बात हो रही, दूर की बात नहीं हो रही, परे हट करके। ठीक है, बियॉन्ड, हाँ बियॉन्ड, एकदम सही शब्द यूज किया। लिखिएगा कि मेटा एथिक्स में, मेटा एथिक्स में नैतिक भाषा के स्वरूप और अर्थ पर विचार किया जाता है। नैतिक भाषा के, नैतिक भाषा के स्वरूप और अर्थ पर विचार किया जाता है। फिर आगे लिखो, पैरा चेंज करके इससे साफ होती जाएगी। आगे लिखिएगा अधिनीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र मुख्य रूप से दो प्रश्नों पर विचार करता है। अधिनीति शास्त्र मुख्यतः दो प्रश्नों पर विचार करता है। पहले लिखिएगा अधिनीति शास्त्र मुख्यतः दो प्रश्नों पर विचार करता है। पहला लिखिएगा यह जानने का प्रयास करता है कि क्या मानव से स्वतंत्र नैतिकता का कोई अस्तित्व है। यानी मेटा एथिक्स से जानने का प्रयास करता है कि क्या मानव से स्वतंत्र नैतिकता का कोई अस्तित्व है। क्या मानव से स्वतंत्र नैतिकता का कोई अस्तित्व है, प्रश्न ये। दूसरा है कि मनोवैज्ञानिक अर्थों में, मनोवैज्ञानिक अर्थों में क्या नैतिक आचरण और नैतिक नियमों का कोई मानसिक आधार है। मनोवैज्ञानिक अर्थों में क्या नैतिक आचरण और नैतिक नियम का कोई मानसिक आधार है। मनोवैज्ञानिक अर्थों में क्या नैतिक आचरण तथा नैतिक नियमों का कोई मानसिक आधार है।
थोड़ी सी इसमें इंग्लिश में भी लिखवा दीजिए, इंग्लिश में साफ हो जाएगा। लिखिएगा, पैरा चेंज करके इंग्लिश में लिखिएगा। मेटा एथिक्स एग्जामिन्स Meta ethics examines the foundation and scope of morality. The foundation and scope of morality. तो पहली पॉइंट इसमें क्या एग्जामिन किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट ये होगा स्कोप एंड और फाउंडेशन ऑफ मॉरलिटी, ठीक है ना, ये इसको एग्जामिन करता है। दूसरा क्या करता है, एक 1 2 3 करके मैं लिखा रहा हूं ताकि आपको एरिया इसके साथ हो। दूसरी सेकेंड पॉइंट है कि यह मॉरल थॉट का स्टडी करता है। मॉरल थॉट का भी स्टडी करता है, मॉरल थॉट्स। तीसरा है मॉरल लैंग्वेज। चौथा है मॉरल वैल्यू एंड मॉरल नॉलेज। मॉरल वैल्यू एंड मॉरल नॉलेज। ठीक है, ये मेटा एथिक्स का इतना इसमें स्टडी किया जाता है। स्कोप एंड फाउंडेशन ऑफ द मोरलिटी, मोरल थॉट्स, मोरल लैंग्वेज, मोरल वैल्यू एंड द मोरल नॉलेज। ये मेटा एथिक्स का एरिया है जिसके अंतर्गत जो है इसकी स्टडी की जाती है। इसे कहा जाता है अधिनीति शास्त्र। यानी पूरा जो मोरल आपका जो एथिक्स है जिसकी फाउंडेशन है, पूरी फाउंडेशन की ही स्टडी करता है। वैल्यूज़ के बारे में, थॉट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और इसके बाद फाउंडेशन कैसे हैं, ये तमाम चीज़ों को जो है इसमें स्टडी किया जाता है। इसे मेटा एथिक्स कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे लिखिएगा अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स अप्लाइड एथिक्स में होता है व्यवहारिक नीति शास्त्र। अप्लाइड एथिक्स का मतलब होता है व्यवहारिक नीति शास्त्र। सबसे अधिक क्वेश्चन यही से आता है आपको एग्जाम में। जो नए नए मुद्दे होते हैं समाज के, जो ऐसे जटिल मुद्दे जो होते हैं, उन जटिल मुद्दों को ही एथिक्स जो है आज क्या करती है, अप्लाई करती है। जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे यह मोस्ट प्रैक्टिकल एथिक्स है मानी जाती है, जो आज नित्य प्रतिदिन जो अपने व्यवहारिक जीवन में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, नित्य प्रतिदिन जो हमने अपने व्यवहारिक जीवन में जो नैतिक समस्याओं को देखते हैं उसका सलूशन निकालती है अप्लाइड एथिक्स। आपका क्षेत्र चाहे जो भी हो, ठीक है ना। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है तो ये चीज़ें काफ़ी वहाँ विकसित हो गई, ठीक है ना। जैसे मैंने कल बताया कि आप वहाँ बैठे हैं, आप पीछे सिगरेट जला लिए, पीना शुरू कर दिए। मैंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तो उसने सर बोली कहाँ लिखा है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। या मैं गुटखा खा करके फूक करके वो करके आऊँ फिर पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कहोगे अब भाई टीचर है तो पढ़ाने काम करते हैं कि बाकी गुटखे से क्या मतलब है ना। ऐसे बहुत से इशूज हैं जिसको कि कहीं पर इसका कागज में नहीं लिखा जाता है, यह अंडरस्टूड होता है। इसी को कहा जाता है अप्लाइड एथिक्स। जो नेता होता है, लीडर होता है, तो लीडर जो बिहेव करता है तो उसके बिहेव के लिए कहीं पर उसके लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लिखा हुआ है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं, कहीं नहीं लिखा है। अब कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लिखा है तो नेता कुछ भी करे, किसी से क्या मतलब है।
लेकिन वो बहुत चीज़ों को ध्यान रखता है कि सामाजिक रूप से अपनी गरिमा को बचा के रखना है, लोगों को पैसे ये कहीं लिखा नहीं जाता है, लेकिन है। आप तो कोई बिजनेस जब दुकान खोलते हो, कोई शॉप खोल लेते हो या कुछ भी काम करते हो, तो उसके एथिक्स के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन ये अंडरस्टूड एथिक्स होता है। जैसे वकील है, एडवोकेट्स होते हैं ना, तो एडवोकेट्स के एथिक्स के बारे में जब जैसे वकील जो है आपकी केस का मुकदमा लिया और अगली पार्टी ने ज़्यादा पैसे दे रही है कि वकील साहब ये पैसे ले लीजिए और थोड़ा सा अपना हमारी तरफ से कुछ बोल दीजिएगा, यानी भीतर भीतर अपने क्लाइंट को क्या कर दिया, आपने बेच दिया क्योंकि वो ज़्यादा पैसे दे दिया। ऐसे हो सकते केसेस होती हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल होती है। ऐसी केसेस होती हैं। वकील आपकी मुकदमा लड़ रहा है, एंटी पार्टी ने ज़्यादा पैसे दे दिया और आप जो है ऐसे अंदर से चाल चले कि आप अपनी केस को ही हार गए क्योंकि वो ज़्यादा पैसे दे रहा था। तो जो एथिक्स है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि जब क्लाइंट होता है तो उससे एथिक्स नहीं मांगता है। तो ऐसे बहुत से, जैसे बिजनेस होता है, आप कोई शॉप कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई कारपोरेट हाउस आपका है, तो कारपोरेट हाउस अगर आपका है तो जो बिजनेस एथिक्स होता है वो क्या होना चाहिए, बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स में जो कर्मचारी हैं उनके साथ में आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, या जो कर्मचारी हैं वो अपने बॉस के प्रति उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसमें एथिक्स इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है या उनका नैतिक उत्तरदायित्व क्या है, या जो कर्मचारी हैं उनका नैतिक उत्तरदायित्व क्या है। तो समाज का जितना भी क्षेत्र है, जितना आपको दिखाई पड़ता है, कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लोकल कल्चर के अनुसार ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। और जैसे भारत का बिजनेस एथिक्स शायद अलग हो सकता है, अमेरिका का बिजनेस एथिक्स क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, क्योंकि जो एथिक्स की जनरेशन होती है या जो उत्पत्ति होती है वो हमारी कल्चर से होती है। यानी जो बिजनेस जिस देश की एथिक्स होती है उस देश की कल्चर से रिलेट करती है। तो जैसी हमारी कल्चर होगी वैसे हमारा क्या हो जाएगा, एथिक्स हो जाएगा, वो हर दिशा में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ में घटित हुआ है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हम लोग मध्य प्रदेश में थे, मैं खुद था, तो मैं रिसर्च स्कॉलर था और मेरे साथ में कैम्ब्रिज का एक स्कॉलर आया हुआ, दोनों हम लोग साथ ही में रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे। वो कैम्ब्रिज से पीएचडी कर रहा था, लेकिन इंडिया, उसकी टॉपिक इंडिया की थी, वो भी मध्य प्रदेश की थी। ठीक है। तो हम दोनों लोग जो है एक ही बाइक पर जा रहे थे और वो पीछे, वो गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। तो एक जगह मध्य प्रदेश में रीवा, छोटी सी जगह है रीवा, हम लोग सर जिला है रीवा, संडीला रीवा जिला है, रीवा वहाँ का मध्य प्रदेश में। तो हम लोग जा रहे थे, तो मॉर्निंग का समय था, वो गाड़ी चला रहा था ऐसा एकदम से, अंग्रेज तो अंग्रेज, गॉगल्स, छह फूटा एकदम से बढ़िया ब्लैक टी शर्ट पहने हुए, एकदम से चश्मा लगा के, और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था, लड़की गर्ल्स वगैरह कॉलेज जा रही थी। उसने ऐसे ओवरटेक किया तो एक लड़की की जो साइकिल का पिछला जो पहिया है उसकी गाड़ी के पिछले वाले पार्ट में टच कर गया। हाँ, कट मारा और ऐसे, और लड़की जो है ऐसे हैंडल उसका नाचा और लड़की गिर गई। अब गिर गई तो जब गिर गई तो पीछे में बैठा, अब देखा तो लोगों का गुस्सा चेहरे पे, अब देखे तो अंग्रेज चला रहा है गाड़ी, तो लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और इसने क्या किया कि ऐसे पीछे घुमा हल्का सा, देखा ऐसे पीछे, गाड़ी हल्की से धीमी किया, धीमे करने के बाद ऐसे पीछे घूमा, पीछे घूमने के बाद कहता है आई एम सॉरी, इसके बाद फिर गाड़ी चला दी है। टेक्निकली कहा, क्या कहा, आई एम सॉरी, फिर गाड़ी का एक्सीलेटर फिर चलती है। लोगों को जब तेवर देखे तो गुस्से के मारे लोग लाल हो गए। तो फिर मैंने उसको पीछे से, हम कहे स्टॉप 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 स्टॉप, व्हाट हैपेंड। तो फिर मैंने उसको बताया, यू हेट दिस गर्ल, दिस हेट गर्ल्स बाय स्किन। और तो वह समझाया, हमने कहा कि दिस इज नॉट एटिकेट कल्चर ऑफ द इंडिया। फिर एथिक्स के बारे में समझाया, उन्होंने कहा आई हैव सेड सॉरी, आई हैव सेड सॉरी, 20 बार आई हैव सेड सॉरी। तो उसने कहा कि इससे नहीं होता है सॉरी कहने से, चला देंगे सॉरी। मतलब उसको लगा कि अगर गिर गई तो फिर क्या हो गया, मैंने सॉरी तो बोला ना कि हो गया। हम कहा कि उसको, फिर मैंने उसको रुकवाया, रुकवा करके हाथ पकड़ के लाए, उसको साइकिल खड़ी किया मैंने। हम कहे कि बेटा गलती हो गई, इससे नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो वो खुश हो गए।
तो फिर चोट वोट तो नहीं लगी, कहीं चलो आओ यहाँ मेडिकल करवा देते। तो बच्चे कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो बस धूल में गिर गई थी, तो इतना खड़ा हो गया, दूसरा और भी लोग खड़े। तो कुछ लोग कहते थे अरे ये साले अंग्रेज हैं साले, इनको जो है कोई तमीज़ नहीं इन लोगों की है, देखिए कैसे साला मार के भाग रहा था जो। ठीक है, तो ये उनको उनके समझ में आया कि मैं थैंक यू बोल दिया तो मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, मैं एक्सक्यूज कर दिया तो बात खत्म हो गई। अब हमारी कल्चर कहती कि नहीं आप रुकिए वहाँ पर एटलीस्ट, भाई किसी की जान मार के बच जाए तब तो रुकेंगे नहीं आप। किसी का आपने किसी के पीछे से ठोक दिया आदमी को मरने के, तो हर आदमी भागता है जान बचाने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि चीज़ें रुकने लायक है तो आप रुकिए, उसका ट्रीटमेंट कराइए, जो भी चीज़ें होती है, यही तो ह्यूमैनिटी यही है। अब यहाँ पर दोनों के एथिक्स में अंतर है, यहाँ की कल्चर और वहाँ की कल्चर में अंतर है। ठीक है ना, वहाँ अननोन आदमी को पानी पिलाने बैठाने का कोई औचित्य ही नहीं है, वहाँ किसी को नहीं कोई पूछा जाता है आप पानी पियोगे नहीं, खाना खाओगे नहीं, कोई मतलब नहीं, आओ तो हाथ मिलाओ। और यहाँ पर आज भी हालांकि चीज़ें बहुत बदली हैं, लेकिन फिर भी अगर गांव में कहीं पर चले जाइए तो बिना पानी पियाए खाना खिलाए या एंटरटेन किए लोग नहीं हुआ हुआ। तो जो वैल्यूज़ हमारी है ना वो कल्चर में हमारी ठीक है। और जब कोई भी काम आप करते हो, सपोज कि हम इंडियन हैं और हम एक छोटी सी दुकान ही खोल लिया, तो जो हमारे जो एथिक्स जो हमारे दिमाग में पहले से ही चल रहा है, अब इसमें दोनों बातें हैं, बदमाश आदमी है तो बदमाशी वाला एथिक्स उसके अंदर होगा, अच्छा होगा तो अच्छाई वाला एथिक्स होगा। अच्छा बंदा दुकान पे बैठेगा अपना नुकसान करके दूसरों को भलाई करेगा, या जो जो जहाँ तक उसकी सीमा वहाँ तक करता है। और बदमाश होगा तो फिर उसको लगता है कितना काट लें, दोनों बातें साथ में। तो अच्छाई और बुराई का या शुभ और अशुभ, ठीक और उचित और अनुचित का जो एथिक्स है, जो ज्ञान है, वो हमारी मतलब पहले से चीज़ें चली जाती हैं। और जब हम बिजनेस करते हैं तभी हम उसको ध्यान देते हैं उसी हिसाब से। इसीलिए जो कंटेम्प्रोरी एथिक्स है, जो अप्लाइड एथिक्स है, उसका जो रूट होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी कल्चर में होती है। कहाँ पे होती है, कल्चर में होती है। और अधिकतर चीज़ों के बारे में लिखा नहीं गया है कि हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नहीं लिखा गया है। अब चूंकि लिखा नहीं गया है, अब यहीं पर चैलेंज आ जाता है, चुनौती यहीं पैदा हो जाती है। जब नहीं लिखा गया है किताबों के बारे में तो आपको खुद अपने तर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो थ्योरीज बताई गई उस थ्योरी का इस्तेमाल करता है कि कौन सी थ्योरी आप यूटिलाइज करोगे यहाँ पर। हो गया ना, ये पूरा का पूरा। ये एथिक्स तो अपनी जगह पे नॉट कॉमन रहेगी ना सबके लिए, लेकिन व्यक्ति के अनुसार उसकी समझ के आधार पर भी बदलेगा ना उसका एथिक्स का तरीका। बिल्कुल अंतर तो पड़ेगा ना भाई, केसेस तो एक ही होती हैं, बस यहाँ लिखा जाए 10 लोग हाथ जितना आदमी अलग अलग फैसला अपना देगा, वेरी करता है ना आगे। इसीलिए जो अगली टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसमें जो प्रेजुडिस शब्द का प्रयोग किया गया, पूर्वाग्रह, तो आपके निर्णय में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। अगर पूर्वाग्रह नहीं है तो इसी कहा जाता है इंटीग्रिटी, यानी कोई भी इतने लोग बैठे हैं 20-25 लोग, अगर किसी विषय के बारे में अलग अलग फैसला देते हैं तो वह इंटीग्रिटी नहीं है उसमें, ठीक है ना, इंटीग्रिटी नहीं। लेकिन अगर इसमें 90% भी अगर आप लोगों के डिसीजन में समानता है तो इसका मतलब है कि आपके आंसर में क्या है, इंटीग्रिटी, इसी को इंटीग्रिटी कहा जाता है। और उन पूर्वाग्रहों को बाहर कैसे निकाला जाए, ये एथिक्स काम करती है। कोई भी फैसला या निर्णय देते हैं वह पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, तभी उसको उस फैसले को क्या कहा जाता है, सही फैसला। और पूर्वाग्रह क्या होता है, हर क्षेत्र का पूर्वाग्रह अपना अलग, हरदोई का पूर्वाग्रह अलग है, आजमगढ़ का अलग हो सकता है, बनारस का अलग हो सकता है, लखनऊ का अलग हो सकता है। हर देश का पूर्वाग्रह कहाँ से जनरेट लेता है, जिस परिवार में आप पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, वह समाज आपको सिखाता है कि ये मोबाइल है, ये है, इसके बारे में अच्छा बताता है, इसके बारे में बुरा बताता है, इसके बारे में कहता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है, यह हमारा कर्तव्य है। ये कौन देता है, हमारी परिवार और सोसाइटी देती है। यानी वो अपने मैनिपुलेशन को आपके दिमाग पर क्या करती है, आरोपित करती है, जो कि बहुत हद तक कुछ चीज़ें सही भी होती हैं और बहुत चीज़ें गलत भी होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं साथ, ये नहीं कि सब बुरा ही होता है। हमारे समाज में कहा जाता है, लेकिन हमारा निर्णय क्या होना चाहिए, हमारा निर्णय एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष से शब्द का प्रयोग मैंने कहा, किसी पूर्वाग्रह से रहित होकर के एक प्रशासक का फैसला होगा। नहीं तो सिचुएशन एक होगी, साउथ इंडिया का जो IAS होगा वो अलग फैसला देगा और नॉर्थ इंडिया का फैसला अलग देगा। जब भी आप IAS बने हो तो टेक्निकली फैसला क्या होना चाहिए, करीब पूरा 100% तो संभव है ही नहीं है कि एक हो जाए,
लेकिन करीब करीब क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, यानी 90% से ऊपर तो मान लीजिए उसको 100% चाहिए। क्योंकि पर्सनालिटी की विभिन्नता यानी हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग होना बहुत स्वाभाविक है। सोचने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, रिएक्शन का तरीका सबका अलग होता है, लेकिन इन डिफरेंसेस के बाद में भी जो आपका निर्णय होना चाहिए वह यूनिफाइड होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, ये होगा तब इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड आपका फैसला है, इंटीग्रिटी आपके फैसले में, ठीक है ना। सर प्रेजुडिस और बायस सेम है ना, सेम वर्ड है। देखो जो सेम नहीं है, दोनों अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जब प्रेजुडिस्ड आदमी होगा तभी बायस होगा, है ना। प्रेजुडिस का जो कॉन्सेप्शन आपके दिमाग में होगा तभी आप बायस्ड होंगे, प्रेजुडिस नहीं होगे तो आप बायस्ड नहीं होंगे, वो सीधी सी बात। इसमें लिखिए व्यवहारिक, अब मैं लिखा देता हूँ व्यवहारिक नैतिक शास्त्र है। हाँ, आप लाइट लिखिएगा। इसे प्रैक्टिकल यानी इसे प्रैक्टिकल नीति शास्त्र भी कहा जाता है। इसे प्रैक्टिकल, ये शब्द आज ज्यादा आपको टच करेगा। इसे व्यवहारिक नीति शास्त्र या प्रैक्टिकल नीति शास्त्र भी कहा जाता है, प्रैक्टिकल नीति शास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दार्शनिक विधियों का प्रयोग करते हुए, दार्शनिक विधियों का प्रयोग कर, दार्शनिक विधि का मतलब नैतिक जो टेक्निक होती है, दार्शनिक विधियों का प्रयोग करते हुए दार्शनिक विधियों का प्रयोग करते हुए समाज और विश्व की वास्तविक समस्याओं का हम समाधान निकालते हैं। समाज और विश्व की वास्तविक जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है ना, प्रैक्टिकल समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स, जो पहले लिखिएगा अप्लाइड एथिक्स में लिखिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स, कामा इट आल्सो कैन बी कॉल्ड प्रैक्टिकल एथिक्स। It is the branch of ethics, comma, it also can be called practical ethics. And looks at real world ethical problems, real world ethical problems. लुक्स एट रियल, रियल माने वास्तविक, ठीक है ना, रियल वर्ल्ड एथिकल प्रॉब्लम्स इन होप ऑफ कहाँ पे लिखे, रियल एथिकल प्रॉब्लम्स इन होप ऑफ रिजॉल्विंग देम। रिजॉल्विंग का मतलब किसी समस्या का समाधान। लिखो लिखो देखो, मैं जानता हूं कि आपको इंग्लिश लिखने में थोड़ी सी दिक्कत, मैं जानता हूं, इसके बाद भी मैं लिखवा रहा हूं। हमको प्रॉब्लम, नहीं लिखोगे तो बेटा कभी जीवन में नहीं आएगा। गलतियां जब तक नहीं करोगे तब तक सही कभी भी नहीं लिख पाओगे, ध्यान रखना इसको। हमको पता है कि थोड़ी सी दिक्कत है,
लेकिन यह एफर्ट अभी से करोगे तभी सुधर जाएगा बात। अब एकदम पेन रख दोगे तब नहीं होगा, कभी भी जीवन में नहीं लिख पाओगे, ध्यान रखना इसको। हर अपनी कमी को शॉर्ट आउट करना है आपको, चाहे हिंदी, और बिना इंग्लिश के आपका जीवन या बेड़ा पार नहीं होने वाला है छोटी से बड़ी एग्जाम में, ठीक है ना। इसीलिए जो मैं, हमको जरूरत नहीं लिखवाने की, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए एसेंशियल है लिखना। गलतियाँ करोगी, सीखोगे, फिर सही करोगी, है ना, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, धीरे धीरे आपको ऊपर लेके जाएंगे। वो रिजॉल्विंग देम यूजिंग फिलोसफिकल मेथड। रिजॉल्विंग का मतलब किसी समस्या का समाधान निकालना। रिजॉल्विंग देम यूजिंग फिलोसफिकल मेथड, इसका मैंने हिंदी में ऊपर लिखवाया हुआ है, करीब करीब सिमिलर है। आगे लिखेगा कि व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत, व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत नई नई शाखाओं का जन्म हो रहा है। यानी अभी बहुत सी नई नई शाखाओं का जन्म हो रहा है, न्यू ब्रांचेस या नई नई शाखाओं का जन्म हो रहा है। यानी बहुत सी नई शाखाओं का जन्म हो रहा है, जिसकी हाँ उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। अब उसमें कौन कौन सा जो नई अभी समस्याएं जो विश्व में उदय हुई हैं, उसमें से पहला है इन्वायरमेंटल एथिक्स। पहला है इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण नीति शास्त्र, ठीक है। अब ये बहुत बृहद विषय है, अब यहाँ से भी कभी काल क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम लोग आगे अब इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, बताइए। पर्यावरण के प्रति नीति शास्त्र, मतलब क्या निर्णय ले रहे हैं कि कितना अच्छा है कितना बुरा, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनको मोरली ट्रीट करना, मतलब किस उनको काटना नहीं है, कब काटना है, या क्यों नहीं काटना है, पर्यावरण का उपयोग बिना समझ के, बिना उचित अनुचित के हम अगर उसका उपयोग करेंगे तो उसका नुकसान भी होगा ना समाज को। देखिए एक चीज मैं इतना पढ़ाया आप लोगों को, कुछ चीजों को नहीं, मैं नैतिक निर्णय किस पर आधारित होते हैं, मूल्यों पर आधारित, वैल्यू। अभी वैल्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी टॉपिक तो लगी हुई थोड़ी टॉपिक। जो भी आपका फैसला होता है वो वैल्यू पर आधारित होता है। जब भी वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया, अर्जुन और कृष्ण की कहानी हमेशा याद रखिए। महाभारत युद्ध के ठीक पहले अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार था, फिर देखता है दोनों सेनाओं को तो अपना हथियार वो रख देता है, धनुष बाण रख देता है, और फिर तैयार दोबारा जब कृष्ण समझाते तो फिर तैयार हो जाता है। तो सिर्फ एक जो चेंज होता है मुश्किल से कुछ घंटों का टाइम रहा होगा, मतलब शॉर्ट पीरियड में वो 2 बार अपने डिसीजन को बदलता है। तो यह डिसीजन कैसे बदला, वैल्यू के आधार पर बदला। पहले उसके कुछ वैल्यू दूसरे थे, अब वैल्यू कुछ क्या हो गए, दूसरे हो गए, और फिर बाद में वैल्यू दूसरे हो गए। अब यहां पर थोड़ा सा लागू करिए, जैसे वैल्यू का अभी बताओ, वैल्यू बहुत बड़ी टॉपिक है। जैसे कि महात्मा बुद्ध जब तक अपने जीवन में थे, व्यवहारिक जो सांसारिक जीवन में जब थे, तो आपको पता है कि उन्होंने लव मैरिज किया था अपनी पत्नी से, पता है नहीं पता, बताया था मैंने आपको, हिस्ट्री पढ़ा था, मैंने नहीं बताया। लव मैरिज नहीं बताया, नहीं मैंने आपको पढ़ाई नहीं, बुद्धिज्म मैंने पढ़ा नहीं, आपने ये बताया था कि वो सुअर खाकर के मरे थे, ये बताया। नहीं, महात्मा बुद्ध के बारे में आप जान लीजिए कि उनका जो है उन्होंने लव मैरिज किया था, ठीक है। उन्होंने ऐसा हुआ था, इनके जो पिता दुर्योधन थे, उन्होंने शाक की गढ़ की जितनी कन्याएं थी उनको आमंत्रित किया था, तो उसमें ये शादी करने का इरादा नहीं था, उनको उपहार दे रहे थे, वो नहीं जो कि स्वर्ण आभूषण होते हैं ना, सबको वितरित कर रहे थे। तो उसमें लास्ट में इनके पास कुछ बचा नहीं, इनके गले में जो हार था ना, अरे वो अलग कहानी बता रहा था,
लेकिन हाँ ठीक है, बता रहे हो आप। लेकिन दोनों के बीच में प्रेम था, और उन्होंने प्रेम करने के बाद जब उन्होंने अपने ये बात अपने पिता से कही, तो पिता ने उनके यानी यशोधरा के पिता के पास मैसेज भेजा कि हम आपकी लड़की से, मतलब मेरा बेटा शादी करना चाहता है। तो उनके इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया गया, मना कर दिया गया। यशोधरा के पिता ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम ऐसे लड़के से शादी, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, ऐसे शादी नहीं कर सकते जो कि शरीर से कोमल हो, जिसको युद्ध विद्या का पता नहीं हो, जो शारीरिक रूप से देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन लड़ने का बूता नहीं हो, तीर चलवाने का बूता है नहीं, क्षत्रिय धर्म न हो, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर इसका रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता के लिए बताया गया कि जितने भी उस क्लाइन यानी उस वंश के जितने भी राजपूत हैं यानी क्षत्रिय हैं, उसके बीच में उसके ऊपर अपने आपकी सुपरियरिटी सिद्ध करनी पड़ेगी। सुपरियरिटी का मतलब सबको युद्ध मैदान में हराना पड़ेगा। उसके लिए टाइम दिया गया और उन्होंने हर विधाओं में सबको हराया। मल्ल विद्या यानी कुश्ती लड़ करके, तीर चला करके, तलवार चला करके, गदा चला करके, पेंटिंग बना करके, 18 विद्याएं कुल हैं, 18 या 21 विद्याएं। ये महात्मा बुद्ध ने किया यशोधरा को पाने के लिए। देन ही मतलब हाँ, हीज मैरिज वाज द फाइनलाइज्ड बाय द, तब उनकी शादी हुई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि एक निश्चित अवस्था तक वो रहे और संसार में जो चीजें होती हैं, उनके पुत्र पैदा हुआ, जो भी भोग विलास था संसार का सब कुछ उनके पास उपलब्ध था, लेकिन एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मूल्य वहाँ पर उन्होंने देखा, यहाँ पर वैल्यूज है। अब उनको जो संसार का वैल्यू जो था, उनका इंटरेस्ट, उनको लगा कि ये वैल्यू हमारे लिए क्या है, बेकार है, किसी काम का नहीं। क्योंकि सारे वैल्यूज जो होते हैं, जितने मूल्य होते हैं, सभी मूल्यों की उपयोगिता आपसे जुड़ी हुई है। आप सुख चाहते हैं और जो चीज जितना सुख देती है आपको, वो आपके लिए उतनी ही मूल्यवान होती है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को ये लगा कि जितने भी सुख हैं वास्तव में क्षणिक सुख हैं। उन्होंने फील किया इस चीज को और ऐसे सुख की तलाश में निकल पड़े जो कि एटर्नल हो, जहां पर हमेशा हैप्पीनेस हो। तो अब यहाँ मूल्यों का ही अंतर है, इस मूल्य को छोड़ करके दूसरे मूल्य की तरफ चले गए। तो मैं यहाँ पर इन्वायरमेंटल एथिक्स में उसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको कैसे लिंक करोगे? हम जो पेड़ है, पेड़ को दनादन काट देते हैं, उड़ा देते हैं, किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, या जो भी ग्रीनरी होती है, क्या इनका कोई वैल्यू है कि नहीं है? इनके भी कोई वैल्यू है कि नहीं? अब इसकी वैल्यू की स्थापना कैसे की जाती है? अगर इसका वायलेशन हो रहा है तो इसके वैल्यूज को यानी कैसे इसको किया जाए? कितना दूसरे के वैल्यू को हम नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लाभ के आधार पर, शुरू जैसे नहीं बता रहे थे, वैल्यू के आधार पर। हाँ, कि हम एक वैसे नहीं पेड़ उजा रहे हैं तो हमारा एक समुदाय बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको, और सिर्फ इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट पड़े, तो उसका लाभ कितना है? जैसे एक हद तक उसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू नुकसान है, सीधी बात है। अब इसमें जो वैज्ञानिक खोजें हैं, ये तो पक्का, वो तो जो अब इसमें साइंटिफिक थोड़ा सा बनना पड़ेगा आपको। साइंटिफिक बनने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हुआ है, ओजोन में लेयर हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, जो बाढ़ें आना शुरू हो गई है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे बहुत सी जो पूरे देश में विश्वव्यापी और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो पेड़ों को काटने से या पोल्यूशन से हुई है। अब यह चीजें प्रूव हो गई, ये भी दिखाना है। दूसरा, हमको आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि वृक्षों के बीच में और व्यक्तियों के बीच में, यानी जीवों के बीच में, जो भी जीव है उसके बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। कैसा संबंध है? गहरा ही नहीं, जीवन का संबंध है। क्योंकि जो सांस वो छोड़ता है, उस सांस को हम क्या करते हैं? लेते हैं। यानी वृक्षों के बीच में और व्यक्ति के बीच में किसका संबंध है? जीवन का संबंध, लाइफ का संबंध है। तो जिस दिन वृक्ष नहीं रहेंगे उस दिन मानव का जीवन क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। ये यहाँ पर अब इस एथिक्स को स्थापित किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का भी एक अपने आप में बहुत बृहद विषय है। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। इन्वायरमेंटल एथिक्स के इशू क्या हैं, इसके पीछे जो कानून है, कौन से कानून है, इसमें कानून को भी शामिल किया गया और एथिक्स का। इसमें दो चीज़ें हैं, वेस्टर्न एथिक्स अलग है और इंडियन एथिक्स अलग है। ध्यान रखिएगा इसको। पर्यावरण को लेकर के जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है वह इंडिया का अलग है और वेस्टर्न कंट्रीज का अलग है। वेस्टर्न कंट्री का जो एथिक्स है पेड़ पौधों को लेकर के उपयोगितावादी सिद्धांत पर आधारित है। क्या? उपयोगिता।
कि मानव का भला होना चाहिए, हित होना चाहिए, चाहे इसके लिए पूरे के पूरे अमेरिका के जंगलों को काट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें व्यक्ति कितना सुख में देखा जाता है। और भारतीय परंपरा क्या करती है, वृक्ष पर्यावरण को लेकर के यहाँ पर वृक्षों की पूजा का विधान है, वर्शिप का विधान है। और हमारे वेदों में कहा गया है कि जैसे हमारे अंदर संवेदनाएं होती हैं वैसे वृक्षों के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। मैंने आपको बताया जेसी बोस को कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है कि जेसी बोस ने पहली बार ये बताया कि जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम चिल्लाते हैं, जैसे हम खुशी होते हैं, जैसे हम लोग दुखी हो जाते हैं, जैसे हम आत्महत्या करते हैं, वैसे सारा काम जो है वृक्ष भी करते हैं। ठीक है ना। जैसे जब कोई आरी लेके काटने के लिए जाता है तो वृक्ष भी चिल्लाता है उनको काटने के लिए आ रहा है, और शायद गरियाता भी होगा। सर वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि जिस तरह से मतलब हृदय नहीं स्पंदन करता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी तरह मतलब वृक्षों में भी बताया तो जेसी बोस के बारे में बताया, सेंसेशन को लेकर के वो इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में पूरे इंग्लैंड लंदन में उन्होंने पूरे विश्व के लोगों को समझाया उन्होंने, और उसका प्रैक्टिकल करके दिखता है कि पेड़ों के अंदर या वृक्षों के अंदर कैसी संवेदनाएं होती हैं। जैसे सुखी दुखी हम लोग भी होते हैं, जैसे हम लोग भी हर्ष से जब कोई पानी देने जाता है तो वृक्ष जो हंसने लगते हैं, खुशी हो जाते हैं पानी देने के लिए आ गए। ठीक है। और वृक्ष भी आत्महत्या करते हैं। मैंने अभी जो एक लाइन बोला वो डेलिबरेटली बोला था, प्लांट्स आल्सो सुसाइड, वो भी आत्महत्या कर सूख जाते हैं, खड़े खड़े सूख जाएंगे पेड़। आप देखा है आप लोगों ने, तो वृक्ष भी आत्महत्या करते हैं, उनका भी जीवन है, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी चीजें हैं। ठीक है ना। इसीलिए इसके एथिक्स की बात की जाती है। हालांकि मैंने आपको बताया कि एथिक्स का संबंध मूल रूप से किससे है, मानव से है। पीछे तो यही बताया था ना। लेकिन जो अप्लाइड एथिक्स है वह इन्वायरमेंटल एथिक्स की भी बात करती है, समझे ना। इन्वायरमेंट इनका भी एथिक्स है। जैसे जब हनुमान जी गए लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए, पहले क्या किया उन्होंने, पहले प्रणाम किया उनको ना, प्रणाम की किसी का जीवन बचाने के लिए आपके हमको सहयोग की जरूरत है। और जब आयुर्वेद में यह व्यवस्था की गई है कि आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन जब बनाई जाती है तो पहले उस वृक्ष की पूजा की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर उसकी मेडिसिन कहा जाता है कि इससे जो क्वालिटी होती है उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मंत्र चिकित्सा उसको बोला जाता है। ये भारतीय परंपरा रही है। और आप लोगों को याद है गन्ने का बेल्ट है, जब पहले गन्ना काटा जाता था तो गन्ना काटने के पहले जो है कहा जाता था कि उसकी पूजा की जाती थी। बिहार में होती ना है सर, यहाँ भी होती नहीं, है नहीं। हमारे यहाँ। गन्ना काटने में खेत पूजा होती है, खेत में पूजा होती है। उसने के शुरू करने के लिए। तो जितना मैं बता रहा हूँ आपको किस लिए बता रहा हूँ, ये इन्वायरमेंट को लेकर बता रहा हूँ कि जो भारतीय परंपरा है इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। और इन्वायरमेंट के बिना यानी पर्यावरण के बिना जो है इसका अस्तित्व ही नहीं है। इसमें जड़त्व का भी हाँ, लागू पेड़ पौधे तो पूरक है दूसरे के बिना उसके तो चलेगा। हाँ हो गया। जड़त्व का भी सिद्धांत इसमें लागू हो जाएगा नहीं। हाँ जड़त्व का इसमें कैसे आ जाएगा? क्यों सर, वो भी तो विरोध करते हैं जब हम काटते हो, थोड़ी ना कहते हैं बिना अफसोस किए कर जाते हैं। अरे भाई जड़त्व कहाँ इसमें आ जाएगा? वो साइंस है सर, साहित्य की मतलब बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि पेड़ अपने आप तो थोड़ी ना गिर जाते हैं, वो भी तो अपनी जगह से नहीं हटना चाहते ना। अगर झटका दोगे तभी वो इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया? छुई मुई के बारे में आपको पता ही है, टच मी नॉट, आपको सेंसेशन को समझता है, जैसे आप टच करेंगे वो अपने को सिकोड़ लेता है। ऐसे बहुत से पेड़ों के अंदर कम्युनिकेशन। ठीक है। अब जैसे भगवान राम, जब बहुत लंबी एक पूरा लेक्चर चला जाएगा, मैं जल्दी सब इसको वाइंड अप करता हूँ, लेकिन आपको मैं एक समझाना चाहता हूँ कि जो वृक्षों के अंदर संवेदनाएं होती हैं, भगवान राम जब सीता को खोजते खोजते जब जाते हैं जंगल की तरफ जाते हैं तो वो किससे पूछते हैं? पेड़ों से, पेड़ पौधों, पक्षियों से। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं। अब मैं इसको डिफाइन कर दूँ, इसको मैं डिफाइन कर दूँ, क्योंकि अब बहुत से लोगों ने कहा कि भगवान राम, भगवान वृक्ष लता से, हाँ पेड़ से ना पूछत ढूंढे राम, इस तरह से कुछ कहा। हाँ सही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब भगवान राम क्या, अब ये पूछा कि भाई कुछ लोगों ने हमसे कहा कि ये भगवान राम क्या कैसे आदमी थे कि जो कि वृक्षों से पूछ रहे हैं, जो कि पशुओं से पूछ रहे हैं कि कभी सीता को देखा है? ये तो एकदम अनसाइंटिफिक बात हो जाए। हमने दो तर्क में लिया। एक तो हम कह कि पहली बात तो भगवान राम है, अवतार है, इनकॉर्नेशन है,
और जो इनकॉर्नेशन है उसकी जो परसेप्शन होता है वो आम आदमी से बहुत अलग होता है। वो वृक्षों से भी पूछ सकता है, उससे कम्युनिकेट भी कर सकता है, पशुओं से भी बातें कर सकता है, जो कि आम आदमी नहीं कर सकता है। नंबर 1। दूसरा है कि उनकी पत्नी का हरण हो गया था और उनका दिमागी रूप से बहुत परेशान थे। आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आधे लोग पागल हो जाते हैं, किसी से गाड़ी मांगना तो मांग ही नहीं पाते हैं, जाना इधर चल इधर जाते हैं। एक मानसिक, तो जो कम्युनिकेशन है हमारी कल्चर का इन्वायरमेंट के प्रति एकदम शेष विश्व से कैसा है, पूरी तरीके से अलग है। इसीलिए जो इन्वायरमेंटल एथिक्स इंडिया की है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पूरी तरीके से अलग है। यहाँ सोचने का तरीका हमारा अलग है, बिहेव करने का हमारा तरीका अलग है, ठीक है ना। यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, आज से नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से, और वेदों में इसके लिए मंत्र कहे गए हैं। इसके बाद हमारी कल्चर का है, कोई भी हिंदू परिवार या सनातन परिवार जो होता है उसके अंदर एक घर पे उसके तुलसी का वृक्ष होना, तुलसी का पौधा होना, नीम का पेड़ होना, या ऐसे लोगों को बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी कल्चर है और जो हमारे वैल्यूज हैं इसके एथिक्स को क्या करते हैं, प्रभावित। इतना भाषण देने का मतलब समझ आया नहीं? मैं कोई बाबा थोड़ी, मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। लिखा है पूजा वाला आपने बताया, हाँ, है पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं। और किसका है ये? सुना है कभी, बहुत बचपन में सुना था। नहीं, किसकी लाइन? आप जितना ध्यान नहीं। अच्छा चलिए आगे चलिए। अब अगला है बिजनेस एथिक्स। इन्वायरमेंट एथिक्स के बारे में हो गया। इसमें अभी डेफिनेशन नहीं आपने लिखा है, डेफिनेशन। अरे यार आप सिविल के बच्चे हो, हर चीज को लिखवाए ही जाए जो है। नहीं ये चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है। अच्छा ठीक है, तब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है आपका बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स यानी व्यावसायिक नीति शास्त्र। लाइट नहीं जल रही। व्यावसायिक नीति शास्त्र। व्यावसायिक नीति शास्त्र में क्या क्या चीजें आती हैं? जब कारपोरेट जो है, नए नए जो कारपोरेट आए हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो कारपोरेट है, कारपोरेट कोई नहीं कि बहुत बड़ा ही होता है, या कारपोरेट हो, कोई बिजनेस हो, ठीक है ना, कोई बिजनेस हो, या कोई छोटा मोटा कारोबार हो, कोई ट्रेड्स हो, ठीक है ना। ये 3 चीजों को मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें कारपोरेट का मतलब जो बहुत बड़ी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल, यूनिकॉर्न्स, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई। बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा कोई किसी का व्यापार हो गया, संगठित और असंगठित, ये कोई छोटा मोटा व्यापारी हो गया, ठीक है ना। इसमें सभी लोग आते हैं, तो व्यावसायिक नीति शास्त्र का मतलब क्या हो गया, मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, बहुत से पुराने कहावतें हैं कि जो पुराने बनिया होते थे टाणी मार देते थे, ऐसे दबा कम तौलना और ज्यादा तौलना। हालांकि सरकार ने इस पर नियम बनाया हुआ बाकायदे, कम नहीं तोल सकते हैं, ज्यादा नहीं तोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो उस व्यापारी का एथिक्स इन्वॉल्व है कि अगर आपने कोई 10 रुपए का सामान दिया तो उसकी आप यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे कि अगर आप 10 रुपए का सामान किसी से ले रहे हैं तो जो सामान देने वाला है उसका नैतिक उत्तरदायित्व पड़ता है। यहाँ पर शब्द का नैतिक उत्तरदायित्व होता है किसी का, 2 चीज का, एक तो सामान अच्छा देना चाहिए और सामान को कम नहीं देना चाहिए, 2 चीजों को लेकर, गुड्स क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। हाँ, क्वालिटी मतलब क्वांटिटी, ये नहीं कि आपने 10 रुपए का सामान ले लिया बकवास दे दिया आपको, तो यह कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन जो व्यापारी के एथिक्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह इसको कितना फॉलो करता है कि नहीं करता है। और यहाँ पर कस्टमर हो गया, कस्टमर का एथिक्स क्या है कि सपोज कोई सामान दिया, एक के साथ में 2 चली गई, और वो तो बड़ा खुश हो जाएगा कि मैंने 10 रुपये दिया, 20 रुपये का हमको सामान मिल गया। तो यहाँ पर कस्टमर का भी एथिक्स है कि उस एथिक्स को फॉलो करते हुए
उसको क्या करें, सामान को वापस कर दे या बता। सही बात है, बिल्कुल कई दफे ऐसा हो जाता है। अब कौन सा वैल्यू हो गई यहाँ पर? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, जो वैल्यू का नाम क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ईमानदारी को फॉलो करना पड़ेगा। ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी परंपराओं से यह चला आया है कि सामान कम तोलना या किसी को चोरी करना यह पूरी तरीके से यह नैतिक रूप से गलत ही नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी गलत है। यह कहा जाता है कि जब आप दूसरे के साथ में गलतियां करो तो उसकी सजा आपको मिलेगी, यमराज इसका हिसाब करेंगे। तो नैतिक रूप से इसे गलत माना गया है, एज वेल एज इसे धार्मिक रूप से गलत माना गया है। इसके साथ में यह कानूनन रूप से भी गलत है। 3 चीजें हैं, नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से और कानून। तीनों को यह सही नहीं माना गया है। तो यह है बिजनेस एथिक्स, इसे कहा जाता है। तीसरा है, थर्ड लिखिए, तीसरा है मेडिकल एथिक्स। ये इसकी बहुत चर्चा इस समय होती है, मेडिकल एथिक्स की। हाँ सही बात है। मेडिकल एथिक्स, चिकित्सा नीति शास्त्र। इसमें भी गड़बड़ करते हैं। चिकित्सा नीति शास्त्र में क्या होता है? दवाइयों को बिक्री ज्यादा मतलब कर लेते हैं, ज्यादा मतलब डॉक्टर क्या भगवान को उसकी वैल्यू दी जाती है कि उम्मीद की जाती है कि तो उसको भी उसको मतलब ये नहीं सोचना इससे चाहिए मतलब ज्यादा पैसे लेना उसको। इंसान को ऑब्जेक्ट समझ के उसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भाई उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक मेरे शरीर की है। बहुत ही देखो, मतलब एक अमीर आदमी और गरीब आदमी में उसको नहीं, अपने दायित्व को भरपूर रूप से निभाना चाहिए। अब गरीब यहाँ पर अमीर एथिक्स की बात होती है। डॉक्टर, अब इसमें मेडिकल में क्या क्या चीजें आ जाएगी? डॉक्टर बहुत सारी जैसे मरीज के साथ में नहीं, आप लोग एकदम एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। यहाँ मेडिकल एथिक्स की बात, मेडिकल में सारी डॉक्टर तो आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से डॉक्टर आएगा, बिना डॉक्टर के मेडिकल संभव ही नहीं। मेडिकल के साथ में पेशेंट आ जाएगा, पेशेंट के साथ में क्या हो जाएगा? ऑल द मेडिसिन आ जाएंगी। व्यवहार भी जब मेडिसिन के साथ में आएंगे तो जितनी चीजें हैं, जो ऑपरेशन करता है वह भी आ जाएगा, ऑपरेशनल वो भी आ जाएगा, लॉ भी आएंगे, सब कुछ आ जाएगा। जितना मेडिकल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल बिजनेस, जितनी भी चीजें आती हैं सब कुछ आ जाएगा इसमें, टोटल कोई चीज बाकी नहीं। अब इसे जो, लेकिन यह जो एडवांस क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है, इसमें जो बॉडी के ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है, ये नया एरिया खुला हुआ है, ठीक है ना। इसमें अलग से लिख लीजिएगा इसको, क्या? बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये क्या है? मानव शरीर अंगों का प्रत्यारोपण, इसका हिंदी होगा मानव शरीर अंगों का प्रत्यारोपण। यहाँ पर कौन सा इशू आ जा रहा है बताइए? मानव शरीर अंगों का प्रत्यारोपण, इसमें क्या एथिकल इशू जनरेट हो रहा है? ज्यादा वैल्यूएबल अगर पर्सन है तो डेफिनेटली इसको ऑर्गन डोनेट। कल सरोगेसी के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था ना, तो कहाँ आएगा? इसी में आएगा, सरोगेसी में, ठीक है ना। सरोगेसी का इसमें आ जाएगा सबसे पहले। सरोगेसी से लेकर के बहुत से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सरोगेसी पहला आ जाएगा, यानी कोख किराए पर लेना, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होगा? यही होगा, कोख किराए की हाँ, इस तरीके से। और दूसरा है, ये मैंने बताया, पहला है बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, दूसरा है ये है, और तीसरा क्या मिस हो गया, बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सरोगेसी हो गया, और ये 2 बड़े इश्यूज हैं जो विषय हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कल मैंने आपसे चर्चा भी किया था कि जो थ्रू द डीएनए टेक्नोलॉजी द क्रिएशन ऑफ द न्यू मैन, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो उससे डीएनए से नया बनाया जाता है, मतलब एक हम सकल मतलब क्लोनिंग इशू, क्लोन, डॉली, हाँ, क्लोन इशू, ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्लोन इशू बस, क्लोन, ठीक है, क्लोन। ये 3-4 एरिया बड़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जो मेडिकल एथिक्स में जो नई चीज़ों आपको टॉपिक दी जाती है, इसमें कर
ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ कि बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब लोगों को अपनी पूरी, जैसे कि मरने के पहले अपनी आंख को डोनेट करने का, अपने हार्ट को डोनेट करने का, अपनी किडनी को डोनेट करने का, या मेजर जो बॉडी के वाइटल पार्ट है डेथ होने के बाद भी अंदर भी आप क्या कर सकते हो, उसे डोनेट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है चौथा है स्पर्म प्रिजर्वेशन। हाँ, वो तो मरने के बाद तो सुरक्षित कर देंगे। नहीं, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद मतलब पहले हाँ अभी वो कर रही है। स्पर्म प्रिजर्वेशन, स्पर्म एंड जो स्त्रियों के अंदर अंडा होता है, ओवरी नहीं, ओवम ओवरी तो गर्भाशय हो जाएगा, गर्भाशय काट के रखेंगे। एंड ओवम प्रिजर्वेशन। अब मैं वन बाई वन आपको हिंट करूंगा ज़्यादा। अब ये इशू कहाँ से पैदा होता है, ठीक है ना? मानव का शुक्राणु तथा और स्त्रियों का अंडा, उसको प्रिजर्वेशन करने का मतलब जो नया अभी सिस्टम है, इसको लेकर के है। सर मुझे एक चीज और बताओ, एक मिनट रुक जाइए पहले। शुक्राणु तथा अंडा, ये तो लॉ प्लस वो हो गया, लेकिन इसमें जो एक एथिकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि जैसे एक लेडीज गई वहाँ पर चेकअप कराने के लिए, तो उसके साथ लेडीज होनी चाहिए ना, थोड़ी ना उसको अकेले कर सकता। क्या मतलब जैसे एक इसका सबसे ज्यादा एथिकल जो दिया गया है ना, जैसे कोड कि जब लेडीज कोई जाती है चेकअप कराने के लिए, कुछ भी तो महिला करनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए, तभी डॉक्टर कर सकता है, अकेले पुरुष नहीं कर सकता है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ये ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यहाँ पर एथिकल इशू क्या शुरू हो जाता है? एथिकल इशू ये शुरू हो जाता है कि जैसे कि सपोज कि कोई आदमी अपने हार्ट को या अपने किडनी को या अपने आइज को दूसरे को मतलब दे दिया, डोनेट कर दिया। इसके बाद जो अब उसके बॉडी, अब सपोज कि हस्बैंड ने दे दिया डोनेट और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी वाइफ है, वाइफ को ये लगता है कि जो मेरे हस्बैंड का बॉडी पार्ट है इस आदमी के साथ में लगा हुआ है, और बहुत केसेस में वह कुछ ऐसा ही बिहेव करने का प्रयास करती है उसके साथ, ठीक है ना? हस्बैंड नहीं है, लेकिन हस्बैंड के बॉडी पार्ट उस आदमी के अंदर लगे हुए, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं ना। एक कॉमन रिलेशन उसने डोनेट किया उसके हस्बैंड ने, लेकिन अगर दोनों के बीच में कुछ, अगर वो बाद में दावा करती है कि मेरे हस्बैंड का बॉडी पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो कुछ उसमें ऐसे कुछ क्लेम करती है या एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर इसके लिए क्या, वो कोई मूवी देखा है आपको? या मूवी तो मेरे दिल में रहते हो, कौन सा गाना, उसका हार्ट उसमें लगा था, कोई गाना ऐसे कर गया सर, हीरोइन के उसके लगा दिया गया था। अब मूवी का हमको नाम नहीं याद आ रहा है। सर मिथुन चक्रवर्ती था उसमें हीरो, सर वही था। हाँ, एक मूवी है दिल, कौन सा मेरे दिल में रहते हो, ऐसे कोई फिल्म बनी थी, उसमें व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसमें वो लगा दिया। हाँ, उसमें लेडीज का मतलब जेंट्स का लेडीज में दिमाग वो किया गया था सर, रिमाइंड किया था। अब जो दोनों के बीच में जो क्लैश होता है, अब इस फिल्म को देखेंगे ना, क्योंकि दोनों के बीच में क्लैश होता है, जो एक दोनों के बीच में संघर्ष होता है, यही एथिकल इशू है और कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति के बीच में और जिसको ट्रांसप्लांट किया गया है, उसमें जो एक मानसिक टकराव होता है, वह नैतिक इशू को लेकर के होता है, माइंड को किया गया है ना। यहाँ पर ये बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के भी एक बहुत बड़ा एथिकल इशू होता है, एथिकल इशू। अब एथिकल इशू, अच्छा सरोगेसी। मुझे एक चीज ये बताओ, ये एथिकल इशू ये यूनिवर्सल वाले लगे या मेडिकल वाले लगे, कौन से एथिक्स लगेगी? क्योंकि वो डॉक्टर की एक अलग उनकी एथिकल होती है, एथिकल कोड होता है कि उनको कैसे करना चाहिए। ये जो हमारी नहीं, किसकी बात आप हम बात यही कर रहे हैं, जैसे अभी मैं इसका क्वेश्चन जैसे आप बता रहे थे कि ट्रांसप्लांट की जो दो कपल हैं, नहीं अभी मैं उस उधर में आ रहा हूँ, पहले 1 बाई 1 चलते हैं, ठीक है ना? 1 बाई 1 चलते हैं। यहाँ पे चरक की पुस्तक चरक संहिता, क्या उसमें उसका उल्लेख कर सकते हैं आप? एकदम कर सकते हो, बहुत अच्छा तुमने बताया। चरक संहिता में लिखा गया है बॉडी ट्रांसप्लांटेशन की बात की गई, उसमें शल्य चिकित्सा की बात सबसे पहले की गई। शल्य चिकित्सा, बॉडी को पार्ट को, वहाँ पर तो सर भी ट्रांसप्लांट करने की बात कही गई,
कि मानव शरीर पर घोड़े का शरीर लगा, मानव सिर पर घोड़े का सर लगा दिया गया। गणेश जी का सब लगाया गया। वही है ना, आज आपकी मेडिकल कहाँ पे है? आज अभी हम लोग एक दूसरे का हाथ ही लगा रहे हैं, हड्डियां लगा दे रहे हैं, मुंह लगा दे रहे हैं, लेकिन शायद कल के टाइम पर साइंस इतना आगे बढ़ जाए कि जो है एक आदमी का हेड दूसरे हेड पर लग जाए, या हेड भी अलग हो सकता है। ये सब कुछ संभव है। अभी तो लोग टीवी जब मार्केट में आई तो लोग, अभी मतलब हम लोगों की याद की बात है, तो लोग कहते थे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बम्बई की चीज़ों को हम अपने आंखी से देख लेंगे, ये तो संभव ही नहीं। गांव के बूढ़े कहते थे ये असंभव है। इसीलिए जब टीवी गांव में पहुंची तो इतनी भीड़ जगी, ऐसे कैसे हो सकता है? सर एथिक्स में मंत्र जोड़ सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र का एथिक्स में डॉक्टर चड्ढा की कहानी मंत्र नहीं, अब उसमें नहीं जोड़ सकते हैं आप। एथिक्स में मंत्र है जो मतलब डॉक्टर चड्ढा की कहानी है, असल स्टोरी है ना, आपको स्टोरी रियल, है, हाँ रियल। लेकिन जो कहानी बताया वो सही है, एथिक्स को बताता है। हाँ क्योंकि वो मतलब नैतिकता उसके अंदर है, तो ये वो बहुत जाता अच्छा है। इन्होंने बताया कि डॉक्टर चड्ढा की कहानी जो प्रेमचंद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद कि हाँ एथिक्स बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि उनको अपने फिजिकल फिटनेस की ज़्यादा चिंता है, हाँ बैडमिंटन खेलने की ज़्यादा चिंता है, और जो पेशेंट जो दूर से आया है उसको देखने की चिंता नहीं है, है। बिल्कुल नहीं। और इसको मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया हाँ। कि एक डॉक्टर का एथिक्स क्या होता है, डॉक्टर एक भगवान की तरह से होता है, और उनको अपनी फिटनेस की पड़ी है। बैडमिंटन खेलना उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा और पेशेंट को देखना महत्वपूर्ण नहीं लगा। यहाँ एथिकल वायलेशन है, इस चीज़ का एथिकल वायलेशन है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के समय एथिकल कोई रूल तो था नहीं। अब उसको उन्होंने अपनी कल्चर से जोड़ के देखा। हाँ सर, एथिकल वैल्यूज को कहाँ से जोड़ के देखा? कल्चर से, अपनी संस्कृति से, कि भारतीय संस्कृति के अनुसार एक डॉक्टर को भगवान माना जाता है, और इनको अपनी फिटनेस की इतनी चिंता है कि पेशेंट मर गया, लेकिन जो है ये अपने इनके लिए बैडमिंटन खेलना इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन उसको मतलब पुत्र को बचाना सपेरे को जरूरत था, ज़्यादा पड़ा था। हाँ, यहाँ पर एथिकल, ठीक है ना। ये बॉडी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, बॉडी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, ठीक है ना। क्या बात कर रही हो? बॉडी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में मैंने बताया कि कोई किसी का हार्ट, किसी का लीवर, किसी का किडनी, किसी की आई अगर ट्रांसप्लांट हो जाती है, तो जो ट्रांसप्लांट करता है उसके फैमिली के प्रति, जिसको दिया जाता है उसके प्रति एक भावनात्मक लगाव हो जाता है, और जिसको दिया जाता है उसको कहता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो हम ऐसा क्यों, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन जिसके परिवार का दिया जाता है उसकी फीलिंग होती है। मैंने पेपर में पढ़ा है कि वो लोग देखने, कोई लेडीज़ ने अपने उसके हस्बैंड ने दिया था, उसके बाद में मृत्यु हो जाती है, तो वो गए थे देखने के लिए बेंगलोर कि मेरे हस्बैंड की जो आंखें लगी हैं कि वो कैसी दिखती हैं, पहले एकदम दिखती कि नहीं दिखती। अब यहाँ पर एथिकल इशू समस्या हो जाता है। उसको शायद पसंद नहीं हो, वह उसको बुरा मानता हो, लेकिन दिक्कत यह है, सपोज किडनी लगी है और किडनी उसने बाई किया, खरीदा है, अब दोनों के बीच में रिलेशन को कैसे आप करोगे? यहाँ पर एथिकल इशू समस्या पैदा। अब इसका फैसला कैसे क्या करोगे? इसका फैसला, सही फैसला क्या होना चाहिए? अगला इसे मानने को तैयार नहीं है कि आपने बॉडी ऑर्गन डोनेट किया है, और दूसरा वाला भी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसकी भावनात्मक लगाव उस बॉडी ऑर्गन के साथ में है। यहाँ पर एथिकल इशू शुरू होते। बॉडी आगे क्या होता है? सरोगेसी। सरोगेसी के बारे में उस दिन हमने चर्चा किया था कि बहुत से पेरेंट ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि सपोज की पत्नी है या पति है, वो जो है मतलब कि बच्चे पता ना जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है, कोई बहुत समस्याएं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, एक ये प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बहुत से प्रॉब्लम कारण जो है मान लीजिए बच्चे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे नहीं हो सकते हैं तो लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ये संभव बना देती है कि बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए कि उनका जो सीमेन होता है मिला करके उसको पर्सनली कहा जाता है, उस मदर जो कैपेबल होती है उसको चेक करवाया जाता है, उसके अंदर बच्चा जो है वो क्या करता है, नरिश होता है। और आफ्टर डिलीवरी जो पेरेंट, ओरिजिनल पेरेंट होते हैं, उस बच्चे को ले लेते हैं और अपना उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर फिर समस्या आ जाती है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो कह सकता है अपने माँ बाप को, तो मैं तो आपके पेट में रहा ही नहीं, तो जो माँ नरिश करती है 9 महीने अपने पेट में, तो आपने किया ही नहीं, आपने तो पैसे से काम चलाया, तो हमारा भी आपका संबंध कैसे होगा? पैसे वाला होगा। हमारा आपका खून का रिश्ता ही नहीं है। खून का रिश्ता तभी कहा जाता है जब माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, जी सर, तभी कहा जाता है कि माँ मतलब खून का रिश्ता है, तो खून का रिश्ता तो है ही नहीं है। लेकिन परवरिश तो उन्होंने ही की। अरे ये क्या द्वंद्व हो जाता है?
सलमान खान। अब यहाँ पर एक बड़ा एथिकल इशू मतलब होता है, हालांकि वो पैसे भी बकायदे लेती है, बात दोनों के बीच में समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है और तमाम चीज़ें होती है, फिर भी ऐसे बहुत से एथिकल इशूज जहाँ पर क्या हो जाते हैं। इसमें एथिकल इशू हम जोड़ना चाहेंगे, आप उसको बताओगे सर इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि इसको कि जैसे इस पर डॉक्टर ने चेंज कर दिया, उनका तो ठीक ठाक सब चल रहा था कि जिसने मतलब सरोगेसी वाला मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया था, लेकिन डॉक्टर ने गलती से उनका स्पर्म काम नहीं करा, दूसरे का स्पर्म डाल दिया। वो होता है जानबूझ के, नहीं होता ही है, नहीं डॉक्टर जानबूझ के करते हैं, नहीं जानबूझ के तब तो ये तो बिजनेस में करते हैं भाई, तब तो सीरियसली फॉल्ट है ना, एथिकल डिसीजन यहाँ लागू नहीं होता है। जहाँ पर को 2-3 डिसीजन होते हैं, यस डिसीजन सही होगा कि यह डिसीजन सही होगा, और किस डिसीजन को आप अप्रोप्रिएट मानोगे। डॉक्टर ने गलती करी तो पूरा का पूरा तो क्लियर हो गया। यहाँ पर निर्णय जहाँ 3 निर्णय हो, 2 निर्णय हो, 2 निर्णय के बीच में जहाँ एक निर्णय लेना हो, यहाँ पर एथिकल डिसीजन आता है। तीनों कौन सा अप्रोप्रिएट, कोई यह भी क्लेम करे और कोई यह भी क्लेम करे, तो फिर 2 या 3 क्लेम करे, उस क्लेम में कौन सा क्लेम सही होगा, आपको यहाँ पर एथिकल डिसीजन आता है। डॉक्टर चाहता था कि उनके परिवार में कोई बच्चा होगा ताकि उनकी परवरिश करेगा, देखभाल कर सकेगा बुढ़ापे पर, लेकिन उसकी गलती इंटेंशन तो उसका सही था ना, अब उनकी कमी थी कि वो नहीं कर सकते थे। तो ठीक है, आइए क्लोन इशू पर आते हैं। क्लोन इशू, तो क्लोन का मतलब हो गया कि जैसे क्लोन क्या होता है, क्लोन मतलब उसी के जैसा बना देना, कॉपी मतलब उसका छोटा सा वर्जन लेने जो होता है कोशिका से नया हम डेवलप करते हैं। हाँ, तो इसमें एथिकल इशू कैसे शुरू हो जाएगा? अब एथिकल इशू क्या है, जैसे मेरा कोई पसंदीदा व्यक्ति है, चला गया किसी और के पास, उससे वो आर्गन ले लिया, डेवलप कर लिया, इंतजार किया, नहीं समस्याएं कहाँ से पैदा होंगी बताइए? समस्याएं पैदा ये होंगी कि जैसे वो व्यक्ति पहचानने में, जैसे रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं, मल्टीपल क्लोन्स अपने बना रखे हैं, तो उनके प्रति जो शार्प शूटर्स हैं मैं बहुत बेटर दे रहा हूँ, आप लोग कहानी पर चले जाते हैं। नहीं सर मैं बेटर दे रहा हूँ, जैसे माना एथिकल, पहले रुक जाऊँ पहले, एथिक्स किसका डिसीजन करता है? एथिक्स वैल्यू का, अच्छा का, बुरा का, शुभ का, अशुभ का, कर्तव्य का, अकर्तव्य का, इसी की तो चर्चा करता है कि जो एक क्लोनिंग हुई है अच्छी है कि बुरी। पहले इसको आप ऐसे देखो ना, शुभ है कि अशुभ, कर्तव्य है यह है कि नहीं, पहले शुभ और अशुभ है कि नहीं? शुभ है, बिल्कुल है। कैसे? अब जैसे वो नहीं, वो मोटू पतलू अपने कहीं अपने बना लेता है क्लोन, उससे काम करवाता है, ये मुझे समोसा बना के खिलाएगा, ये काम करेगा मेरा। सर ये देखिए नहीं सही बात है सर, देखिए 2 मिनट के लिए नहीं रहने दो, ये क्या है, क्लोनिंग का है? वो भी है सर, ये देखो सर, पता नहीं किसमें रख रही है, जाके निकाल ली उसने। चलो ठीक है, मतलब पूरी कॉमेडी क्लास में कर जैसे पुतिन को ही ले रहा हूँ, उन्होंने अपना क्लोन बना दिया, अब डुप्लीकेट भी आ गया, मेरी बीवी के सामने कि मेरी बीवी है, वो भी कह रहे मेरी बीवी है। हाँ चलिए ठीक है, क्लोनिंग एक बड़ा इशू है जो कि एथिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। आगे अब चलते हैं, इस ए वाला स्पर्म और ओवम को प्रिजर्वेशन करना। सपोज कि स्पर्म, जैसे सपोज कि ये होता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है अपने स्पर्म को प्रिजर्व करवा सकता है, और उसका इस्तेमाल वो चाहे तो 20 साल 25 साल के बाद भी करे। उसी तरीके से कोई वीमेन होती है, वो अभी बच्चा नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारा 20 साल के बाद बच्चा पैदा हो, 25 साल के बाद पैदा हो, और 50 साल भी आप चीज़ों को प्रिजर्व करवा सकते हैं। उसके लिए बाकायदे प्रिजर्वेशन सेंटर पूरे यूरोप में बना हुआ है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि कोई मान लीजिए व्यक्ति का जो सेमेन प्रिजर्व किया गया है, 50-25 साल के बाद उस परिवार की छोटी बहू आती है और उस दादा के सीमन को वो फर्टिलाइजेशन करवाती है अपने साथ। अब यहाँ पर क्योंकि वो कर सकती है, ओवम जो ओवम अगर अवेलेबल है तो कोई भी स्पर्म उसमें कर सकता है, और उसको लगता है कि मेरे परिवार का है, तो उनको लगता है कि परिवार की एक हेरिटेज को हमको कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पर इशू होता है कि जो वह उनकी पोती से भी छोटी उम्र की है, सगे रिलेशन में आती है, अगर वह सीमेन का फर्टिलाइजेशन कराती है तो फिर यहाँ पर एथिकल इशू फिर पैदा हो जाता है। फिर रिलेशन कैसे पैदा हो जाएगा? जो रिलेशन दादा उसको, उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा? जो उसका बेटा होगा, टेक्निकली स्पर्म उसके दादा का है, लेकिन जो पैदा होगा वो क्या होगा? लड़का होगा। तो यहाँ पर एक बड़ा एथिकल इशू हो जाता है। अब ऐसी समस्याओं का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एथिकल इशू जो है क्या हो जाते हैं? पैदा हो जाते हैं।
ये अब यहाँ पर अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि ये चीज़ें प्रचलित संसार अभी चल रही है। यूरोपीय कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पर जो पेरेंट होते हैं, जो यूथ होता है, अपना अभी तुरंत बच्चा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी मेरी उम्र 25 साल है, 30 साल है, अभी वहाँ हमको घूमने टहलने पैसे कमाने की ज़रूरत है। जब मैं 50-60 साल का हूँ तब मैं बच्चा चाहूँगा। तो उसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। उसके लिए वहाँ पर ओवम की भी दिक्कत नहीं है यूरोपीय कंट्रीज़ में, और बहुत से सरोगेसी मदर भी होती जो पैसे लेकर के काम करने पर क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो जब स्पर्म है और मदर भी तैयार है, तो जब 60 साल के होंगे तब उनका बच्चा पैदा होगा, 50 साल के होंगे तब बच्चा। क्योंकि यूरोप में क्या है कि अगर जो बच्चे होते हैं, बच्चे का नरिशमेंट करना, पढ़ाई लिखाई करने की जिम्मेदारी पूरी स्टेट की होती है, सरकार की होती है। तो उनको ये नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम बच्चे का पालन कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे, वह भी जैसे भारत में इशू वहाँ पर भी इशू नहीं है। लेकिन अब ओल्ड एज की समस्या हो गई, तो जो ह्यूमैनिटी के ऊपर जो नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी हो रही है, वह अपने आप में क्या है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू की तरह से चीज़ें उभर करके सामने आई। मेडिकल के अलग अलग सेक्शन लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से इतना डिस्कशन करने की जरूरत इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपका माइंड उसके लिए बैकअप रहेगा, तभी आप कर पाओगे। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा कि इंजीनियरिंग एथिक्स। इंजीनियरिंग एथिक्स इसमें मैं आपको केसेस करवाऊंगा, अभी नहीं, लेकिन अभी बात। इंजीनियरिंग एथिक्स, इंजीनियरिंग एथिक्स इंजीनियरिंग एथिक्स यही आ जाएगा इसमें, अच्छा है ना। हाँ, ये भी है, एआई भी इसमें आ जाएगा। हाँ, ये सब आ जाएगा, यही क्वेश्चन यहीं से आता है इंजीनियरिंग एथिक्स में। अब लेकिन इसमें ये भी आ जाएगा कि कोई जब इंजीनियर जो बहुत बड़ा कोई बड़े ब्रिज का निर्माण करता है, रोड का निर्माण करता है, घर का निर्माण करता है, सपोज कि उसने कमजोर घर बना दिया और उस घर के अंदर जो है 5 लोग की मृत्यु हो गई, तो फिर यहाँ पर एथिक्स किसको जिम्मेदार ठहराएगी? उस इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराएगी, उस घर को जिम्मेदार ठहराएगी, या उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएगी जो लोग उसमें मर गए? गुजरात में टूट गया मंदिर के बाद, हाँ। मारे गए। अब यहाँ पर एथिक्स एक और भी, जैसे कि स्टैम्पेड हो गई कुंभ मेला में, ठीक है ना, 30 लोग मर गए, अभी तो जो रिपोर्ट है 30 लोग मर गए। अब इसका नैतिक उत्तरदायित्व किसको तय किया जाए? उस भीड़ को ही उत्तरदायित्व दिया जाए, प्रशासन को उत्तरदायित्व दिया जाए, या मुख्यमंत्री को दिया जाए, या किसे दिया जाए? तो यहाँ पर नैतिक उत्तरदायित्व तय करने की बात होती है कि किसकी जिम्मेदारी क्या है, कौन सा काम अच्छा, अब ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बुरा हुआ तो फिर इसका नैतिक उत्तरदायित्व किसका है? जहाँ पर जिम्मेदारी, उसमें नैतिक उत्तरदायित्व तय किया जाता है कि किस व्यक्ति के कमी के कारण ऐसी घटनाएं हुई, ठीक है ना। और नैतिक उत्तरदायित्व जब तय होता है, वहीं से लीगल उत्तरदायित्व तय हो जाता है। जो नैतिक रूप से जिम्मेदार होगा वो वैधानिक रूप से भी जिम्मेदार होगा, निश्चित रूप से, ठीक है ना। दोनों बातों को हमको लेके चलना है यहाँ पर। चलो 5वां लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। एबॉर्शन के बारे में, गर्भपात होगा, इसमें मेडिकल में ही आ जाएगा, एबॉर्शन मेडिकल में ही आ जाएगा, इसमें लिख लीजिएगा, मेडिकल लिख लीजिएगा। एबॉर्शन, इसके बाद है लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स, लीगल एथिक्स, लीगल एथिक्स का क्या मतलब? कानूनी, विधिक, विधिक एथिक्स, विधि के आधार पर, विधि क्या कहती थी आप कार्य कैसे उसके आधार पर होगा। हाँ, लीगल में मैंने वकीलों के बारे में बताया ना कि कोई वकील को आपने कर दिया, वो पैसा लेकर के आपके एंटी पार्टी के केस में चला गया, तो यह एथिक्स कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उस एथिक्स का उसे फॉलो करना पड़ता है, और वह वैल्यू पर आधारित है। वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी होनी चाहिए, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी, यह माना जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने लीगल एथिक्स पूरी दुनिया में चले जाते हैं। क्लाइंट का भी अपना एक लीगल एथिक्स होता है, और वकील का भी लीगल एथिक्स होता है, और जज का भी होता है, ध्यान रखिएगा। सभी इसमें एलिमेंट जितने भी होते हैं, सारी चीज़ें इसमें क्या है, शामिल है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, नेक्स्ट। यूथेनेसिया, ये क्या है? यूथेनेसिया ब्रेन, ये सुना समझ यूथेनेसिया दिमाग, ब्रेन से संबंधित है यूथेनेसिया।
इच्छा में तो बता रहा है। हाँ सही है। छोटी सी है। हाँ, नीदरलैंड में यूथेनेसिया। यूथेनेसिया खुदकुशी जिसे बोलते हैं। नहीं, खुदकुशी नहीं है, अलग है। इच्छा मत हाँ इच्छा मृत्यु मतलब उसी को तो बोलेंगे। नहीं, अलग दोनों। अच्छा सरकार से मांग करी जाती है कि इच्छा मृत्यु की मतलब इसमें जो व्यक्ति मेडिकली एकदम अनफिट हो चुका हो, उसकी सिर्फ सांस तो आती है, लेकिन बॉडी के सभी ऑर्गन क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, और जिसका जीवन बाह्य सपोर्ट, आउटर सपोर्ट के माध्यम से वह सांस ले रहा है, सही ना बोलो। उसके अंदर सेंसेशन तो है, संवेदना है, वो फील कर सकता है, आपकी बातों को सुन भी सकता है, लेकिन मानसिक रूप से जिंदा है। ही इज द मेंटली अलाइव बट फिजिकली डेड। सही ना बात। ठीक है ना। मेंटली अलाइव अगर है, मेंटली अलाइव यानी ही इज द मेंटली अलाइव एंड फिजिकली डेड। और अगर मेंटली अलाइव हो, फिजिकली डेड है, और आउटर सपोर्ट यानी जो बाह्य सपोर्ट है उसके सहारे अगर जिंदा है, तो जो वह अपने वो कहता है कि हमको डेथ दीजिए, हमको अब जीने का मतलब कोई औचित्य नहीं है, कोई बिहेवियर उसके सरकार अंदर से नहीं डिमांड, है। सरकार से डिमांड करते हैं, प्रशासन से मतलब वह बिना उसके लिए एक पैनल बनाया जाता है। अब तो हाँ, प्रेसिडेंट इच्छा को, में तो पहले तो अधिकार नहीं था, प्रेसिडेंट को दिया जाता है, प्रेसिडेंट एक डिसीजन लेता है कि इस पर क्या डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महंगी व्यवस्था है, उसका कुछ भी उसके हैंड में नहीं है, वह 100% दूसरों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एवरीथिंग वह सिर्फ देखता है। अरे वो फिल्म नहीं, मुन्ना भाई MBBS देखा है, जो उसमें सिर्फ आंखें जो है झपकाता है। अच्छा, वो जो एक बेड ऑक्युपाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक बेड ऑक्युपाइड की है पिछले 13 साल से। हाँ वही है। तो ये वो यूथेनेसिया का कंडीशन है। अब उसके जो एथिक्स को लेकर के कि क्या ऐसे पेशेंट को जो जीवित है, जिसके अंदर संवेदना है, क्या उसे मार देना कहाँ तक नैतिक रूप से सही। अब इसमें जो हैंडीकैप्ड हैं, अपंग हैं, जो गांव घर के नहीं, बहुत लोग होते हैं मानसिक रूप से पागल हैं, शरीर कुछ भी नहीं कर सकते, उनको उठा करके दूसरी जगह रखना पड़ता है, शौच के लिए, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको दूसरों पर डिपेंडेंसी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, ये भी बड़ा अपने आप में इशू है। ठीक है ना। ये हो गया यूथेनेसिया। यूथेनेसिया आर दोज विच मेंटली अलाइव बट द फिजिकली डेड, जो मानसिक रूप से जिंदा है लेकिन शारीरिक रूप से क्या है, मुर्दा है। अब अगला है एनिमल एथिक्स। एनिमल एथिक्स एनिमल एथिक्स क्या है? जानवरों को मार दिया जाना चाहिए क्या नहीं मारना एनिमल चाहिए या नहीं? अब यहाँ पर अधिकारों की बात करती हैं कि पशुओं, जो एनिमल के बारे में जो बिहेवियर है, वो हमारा एनिमल के प्रति जो हमारा बिहेवियर है उसका मानक क्या है। ठीक है ना। बिहेवियर ऑफ द मैन टुवर्ड्स द एनिमल, कैसा बिहेवियर हमारा एनिमल के प्रति होना चाहिए। कहा जाता है कि वो आदमी जानवर है एकदम से, आदमी की तुलना, जो आदमी क्रूएल होता है, जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं होती, उसे जानवर की संज्ञा दी जाती है। तो अब क्या है कि जानवर के साथ में क्या बिहेवियर किया जाए, उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि ये भारत में स्लॉटरिंग हाउस भी है बना हुआ है। यहाँ पर गाय को काटने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा है कि गाय पवित्र है। जैसे चिंकारा के बारे में घटना हुई, बिश्नोई समुदाय सलमान खान वाली घटना हुई ना, उसने चिंकारा को मार दिया था, उसको सजा भी उसमें हुई उनको। हाँ, तो ब्लैक बक। तो अलग अलग भारत के अलग अलग भागों में, जैसे मोर भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है ना। गायों को बहुत पवित्र माना जाता है। और कुत्ता जो होता है, आपको पता है ना कि मानव का सबसे प्राचीनतम, सबसे पहला मित्र कौन है? कुत्ता है। हाँ, तो अब इस एनिमल के साथ में मैन का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, जो पशु जंगलों में जो रहते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, तमाम चीजों को लेकर के है। पहले सर एक सूची बनाई गई थी, उसमें 1 2 3 4 6 करके छठी जो सूची है उसमें कुछ ऐसे हैं जो पर्यावरण की तरफ से बान सम्मेलन नहीं हुआ था, उनको मारा जाता है, चूहे हैं, चमगादड़ हैं। अगला है, हाँ, अगला है वार एथिक्स। वार एथिक्स नेक्स्ट है क्या? वार एथिक्स, युद्ध नीति। वार एथिक्स अभी सातवां को होगा वार एथिक्स।
युद्ध नीति शास्त्र, ठीक है ना, युद्ध नीति शास्त्र। इसमें क्या होता है? युद्ध के नियम, जैसे कि यहाँ पर करण अर्जुन वाला लागू हो गया। शाम होते ही आपको युद्ध बंद कर देना है, सीज फायर होते ही आपको सीज फायर से हट जाना है, फॉलो करना है प्रोटोकॉल जो भी बनाए गए। देखो, वार सबसे ब्रूटल चीज मानी जाती है, सबसे खराब, क्योंकि वो लोग न्योता देकर के एक दूसरे को मारने के इकट्ठा होते हैं, इनवाइटेशन, ठीक है ना। युद्ध कैसे होते थे? बाय इनवाइटेशन, कि भाई इस तारीख को युद्ध होगा, इस मैदान में आप आ जाइए। तो दोनों सेनाएं क्या करती थी? आमने सामने खड़ी होकर दूसरे को मारती थी। तो यहाँ पर तो कोई नैतिकता नहीं होनी चाहिए, हम तो मारने के लिए ही खड़े हैं ना, जान एक दूसरे को जान लेने के लिए ही खड़े हैं। जैसे 1526 का पानीपत का युद्ध, लेकिन जो भारतीय शास्त्र है उसमें युद्ध के नियमों को बकायदे स्थापित किया गया है। चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे रामायण का युद्ध, जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें शास्त्रीय विधि विधान है। लेकिन उसको देखते हुए जो युद्ध नीति बनाई गई है, वार एथिक्स बनाया गया है, वो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग, किसी जैसे मान लीजिए कोई किसी को बंदी बना लिया, तो बंदी बनाने के बाद उसके साथ में बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी की जाती है। इसीलिए एक कन्वेंशन बनाया गया, उसे कहा गया क्या? जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन में क्या है? जेनेवा कन्वेंशन में क्या है कि कोई भी अगर युद्ध बंदी है तो उस युद्ध बंदी के भी कुछ अधिकार हैं, और उन अधिकारों को आप जो है वायलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये युद्ध नीति है, इससे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जैसे कि भारत का जब वो पायलट थे अभिनंदन, पाकिस्तान ने जब पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद जैसे ही नोटिस हो गया कि वहाँ की पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ा हुआ है, तुरंत भारत ने कहा कि अगर आप जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन करेंगे तो आपको सबक सिखाएंगे। मोदी ने धमकी दिया था ना, अगर कोई भी ब्रुटैलिटी अगर हमारे सैनिक के साथ में हुई तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो एक युद्ध बंदी है, एनिमी कंट्री में जाके फंसा हुआ है, फिर भी उसके कुछ लीगल राइट हैं जिसको कि एनिमी को भी फॉलो करना पड़ता है। उसको फूड देना, जैसे उसको खाना देना, उसका चिकित्सा करना, उसकी देख रेख करना, ये सारे नैतिक, उसको जिंदा उसको वापस करना, ये तमाम कन्वेंशन उसमें आते हैं। तो अब वार एथिक्स के मतलब होता है कि वार एथिक्स, जैसे कि वार एथिक्स क्या है कि आप केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जब आप बमबारी करते हो तो बहुत से खतरनाक वेपन का प्रयोग करते हैं। जैसे कारगिल में जब इंडिया ने लड़ाई लड़ी थी तो उसने ऐसे बम का, अब उसमें अब युद्ध भी लड़ रहे हो, रिस्ट्रिक्शन है कि इतने हैवी बम का प्रयोग आप नहीं करोगे, ये भी नहीं है, लेकिन इंडिया ने उसको बम का प्रयोग किया, हैवी बम का, ठीक है। और भी तमाम प्रोटोकॉल उसको देखा जाता है। और उसको सेकेंड वर्ल्ड जब वार हुआ था उसमें सर मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वो अलाउ नहीं है। आज भी जो केमिकल का प्रयोग आप युद्ध में नहीं कर सकते हो, केमिकल का प्रयोग वार में नहीं कर सकते हो, जबकि जर्मनी ने खूब किया था। तो ये वायलेशन होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से बहुत सी टेक्नोलॉजी, अब युद्ध होता है तो बहुत से देश उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है, इसमें कहीं वार के नियमों का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इस वक्त लोगों की आंखों से सर आंसू निकलना ही नहीं बंद हुए थे मस्टर्ड गैस। ये बताओ मुझे, युद्ध में कोई राजा ने किसी युद्ध को जीत लिया, युद्ध जीत लिया तो उसका कलम कर देना चाहिए सर या नहीं कर देना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करेगा? अब देखो, अब यहाँ दो वैल्यूज आ जाती हैं। जो हमारी कल्चर का वैल्यूज है कि राजा के साथ में क्या भी जो विक्टोरियस होता है और जिसको हराता है उसके पास सारे अधिकार, डिसीजन लेने का उसके पास अधिकार है, दोनों अधिकार है। वो चाहे तो उसके सर को कलम भी कर सकता है, चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है। अगर एनिमी को नहीं मारना चाहते थे लेकिन बैगम खान ने तो मार दिया था, अब इसलिए बंद करना। हाँ, तो मार दिया था, लेकिन जो है उसमें वो अलग है कि वही तो है एथिक्स का। जो अब ये है कि अब वो लोग जैसे कि